गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज संजय हाँ। खरे। सनशाइन एजुकेशन आप सभी को वेलकम करता है। सनशाइन एजुकेशन ने ये सीरीज शुरू की है जहां पर हम लर्नेड स्पीकर्स से बात कराएंगे और इसमें आज हमारे साथ हैं कानपुर से श्री अनुराग शुक्ला, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद हैं और जिन्होंने रूरल एजुकेशन पे बहुत काम किया हुआ है। ये एजुकेशन की दुनिया में इन्होंने बहुत सारी क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। ये इन्होंने एमएड, एलएलबी और काफ़ी रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हुए हैं और ये सब काफ़ी पहले से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। इनके ग्रैंडफादर श्री भोलानाथ शुक्ला जी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने बहुत कुछ देश सेवा की है। इनके पिताजी श्री अशोक शुक्ला वो भी एक एडवोकेट है और काफ़ी समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं। और ये श्री अनुराग शुक्ला जी ये हमारे एजुकेशन की दुनिया में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। ये लिखने में और इनकी कई किताबें भी हैं, इन्होंने कई पत्रिकाओं में काफ़ी इनके लेख आते रहते हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भी ये पुरस्कृत है और आज हमने सोचा कि हम इनसे टाइम लेकर के थोड़ा बात करें। तो शुक्ला जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनशाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, मैं आप आपको हमारे पास, नमस्कार। आपने थोड़ा टाइम निकाला, हमें बड़ी खुशी हुई। शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको एक दिन पहले ही कहा, रिक्वेस्ट किया आपसे और आपने हमें टाइम दिया। हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। तो थैंक यू वेरी मच। तो शुक्ला जी, हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि ग्रामीण परिवेश में शिक्षा के विषय में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए और कैसा अभी चल रहा है, आपका अपना अनुभव क्या है? देखिए सर, ग्रामीण परिवेश में आज जो स्टूडेंट है वो पुरानी हमारी जो व्यवस्था चली आ रही लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन जो हमने पढ़ी है। एक्चुअली हमारा देश बहुत समय तक गुलाम रहा और इसके बाद हम उन्हीं की जो थोपी गई शिक्षा प्रणाली थी लॉर्ड मैकाले की, जिसमें उनका उद्देश्य रहता था कि हम बाबू बने और अपना जीवन यापन करें और उनके आदेशों का पालन करें। सिर्फ अंग्रेजों ने हमें पोषण वाली शिक्षा दी, हमें अधिकारी बनने वाली शिक्षा नहीं दी। और आज़ादी के बाद भी गांव में सरकारों ने काफ़ी काम किया, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव आज भी विद्यालयों में देखने को मिलता है, ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है। लेकिन कमल कीचड़ में खिलता है, इसके हिसाब से ग्रामीण परिवेश में कभी कभी ऐसे कमल खिल जाते हैं जिनकी सुगंध हमें लगातार जिले, प्रांत, देश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी सुगंध उनकी मिलती है। जिसका हालिया उदाहरण हम देना चाहते हैं कि हमारे गांव के परिवेश में पले बढ़े अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति मनीराम नाथ कोविंद जी, वो भी एक ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े और आज भी उनका जुड़ाव ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था के प्रति वो आज भी चिंतित रहते हैं और अपने गांव में जो उनका इंटर कॉलेज चल रहा है उसके बारे में आज भी वो सोचा करते हैं और नई नई चीज़ें लागू कराने का प्रयास करते हैं। भारत एक बहुत बड़ा गणतंत्र है और इसमें जो बच्चे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान है। और अपने गांव आप जैसे सनशाइन एजुकेशन के द्वारा या और तमाम एनजीओ जो लगी हुई हैं इस कार्य में, वो थोड़ा सा ध्यान दे दें। वर्तमान सरकार भी ग्रामीण शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलेगी। आज भी गांव का आम आदमी गरीब है, गांव में 70% किसान हैं जिनकी आमदनी का जरिया कोई खास नहीं है, इसलिए बच्चे आज भी पंगु हैं। अगर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में किताबें समय पर मुहैया हो जाएं, इंस्ट्रक्टर समय पर उनका ध्यान देने लगें, उनको देखने लगें, तो आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं वो सफलता बहुत अच्छी अर्जित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें कॉमर्शियल शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे रोजी रोजगार की कोई समस्या ना आए बच्चों के सामने, तो वो खुद भी अपने पैरों खड़े होंगे और अपने परिवार के लिए भी एक सहारा बनेंगे। ऐसी स्थिति में आपका सनशाइन
जो जहाँ तक मैं जानता हूँ गांव गांव में गली गली में घुसने का प्रयास कर रहा है और बच्चों को जो स्टाइपेंड दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, ये बहुत बड़ी भूमिका आप अदा कर रहे हैं और भविष्य में सनशाइन का नाम स्वर्ण अक्षरों में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यहाँ के नवयुवक पढ़ने लिखने के बाद रोजी रोटी के लिए सरकार की तरफ मुंह ना देखें, इसलिए उनको ऐसी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो आपके विचार से कॉमर्शियल एजुकेशन में आप क्या, आपका विचार है कि क्या होना चाहिए जिससे कि बच्चे स्वरोजगार की तरफ जा सकें, या कैसा करें? आप क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कॉमर्शियल एजुकेशन के लिए जो आप बोल रहे हैं? कॉमर्शियल एजुकेशन का मतलब ये है कि उनको टेक्निकल शिक्षा भी दी जाए, जिससे जब पढ़ाई पूरी हो बैठना ना पड़े, वो इतना जागरूक हो सकें, वो इतना टेक्निकल हो सकें, वो अपनी अर्निंग कर सकें और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहें तो आगे की पढ़ाई वो सुचारू रूप से कर सकें और घर के खर्चे में सहयोग देना चाहें घर के खर्चे में सहयोग दें, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है, किसानों के पास इतना धन नहीं है कि वो बच्चे को सालों साल पढ़ाई करें और उसका इंतजार करें कि कब बच्चा लगेगा, कब हमारा सहयोग देगा, कंधे से कंधा मिलाएगा। तो कॉमर्शियल माने अर्निंग हैंड वाली शिक्षा, ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका उपयोग हमें धनार्जन में हो सके। तो इसमें फिर जी, आपके हिसाब से क्या टीचर का क्या योगदान है? गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या महत्ता है गुरु शिष्य की? इसमें हम क्या महत्ता रहेगी गुरु शिष्य के हिसाब से? कैसे एक टीचर गांव के बच्चों को आगे लेकर के जाएगा? टीचर का क्या रोल रहेगा? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरु शिष्य परंपरा सर भारत की बहुत बड़ी शान रही है। ये हम प्राचीन काल से, अनादिकाल से इसका उदाहरण बनते रहे हैं पूरे विश्व में। जैसे हम एकलव्य का उदाहरण लें कि एकलव्य उच्च कोटि के धनुर्धर थे और गुरु के द्वारा, गुरु की मूर्ति बनाकर उन्होंने अभ्यास किया और उन्होंने इतनी उच्च कोटि की सफलता, टेक्निकल एजुकेशन पाई। आज ज्यादातर से श्रद्धा और सद्भावना की आवश्यकता होती है गुरु के प्रति। अगर शिवाजी ने सिंघनी का दूध लाकर अपनी योग्यता सिद्ध न की होती तो समर्थ गुरु रामदास उन्हें छत्रपति बनने का अनुग्रह न करते। शिष्य को भी अपनी योग्यता दिखानी पड़ेगी, अपनी काबिलियत पेश करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई दिखानी पड़ेगी कि हम पढ़ने में इतने योग्य हैं, हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जब कोई लता होती है, बेल होती है और वो बढ़ती है तो नीचे नीचे घूमा करती है। अगर उसे किसी लकड़ी का सहारा मिल जाता है तो वो निर्बाध रूप से ऊपर तक पहुंच जाती है और पेड़ की पुंछैया पे भी ऊपर निकल जाती है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा रही है हमारे यहाँ। जैसे बिना चंद्रगुप्त के समर्पण के चाणक्य उन्हें भारत का सिरमौर नहीं बनाते, और यदि नरेंद्र माँ काली के ज्ञान भक्ति वैराग की कामना न करते तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको विवेकानंद कैसे बना सकते थे। शिष्य का योगदान भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए और सीखने का उत्कृष्ट उत्कंठा भी होनी चाहिए। तो आपको गांव में क्या लग रहा है? गांव के बच्चे अभी जागरूक हैं और वो पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके अनुभव के हिसाब से? गांव के बच्चे ज्यादातर अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं। जब उनकी पढ़ाई खत्म होती है या एग्जाम खत्म होते हैं तो वो रोजी रोटी में लगे रहते हैं। इसलिए उनका सहयोग सरकार के स्तर से, एनजीओ के स्तर से और उनके गार्जियन के स्तर से होना चाहिए। होता क्या है, पारिवारिक सहयोग बहुत जरूरी होता है, परिवार में उचित वातावरण बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो परिवार के सहयोग के बिना उसको अच्छा ज्ञानार्जन नहीं मिल सकता है। जैसे हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण योगदान माता पिता का होता है, उनके आचरण का होता है, उनके घर के व्यवहार और वातावरण का होता है, जिसके माध्यम से बच्चा सहज ही बहुत सी चीजें जल्दी जल्दी सीखा करते हैं, विद्या ग्रहण भी करते हैं, अच्छी बुरी बातें भी सीखते हैं और जो माता पिता उनके आचरण पेश करते हैं उनको भी करते हैं। ग्रामीण परिवेश में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि शहरी परिवेश में तो देखिए तमाम चीजें होती हैं, बच्चे का मन उसमें लगा रहता है, लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में घर के वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई भाई बहन होते हैं
जैसा उनका स्वभाव होता है वही से अनुकरण करता है छोटा भाई। इसलिए परिवार में उचित वातावरण बालक के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बच्चा उतनी उन्नत नहीं कर पाएगा जितनी उन्नत अपेक्षित होती है। दूसरी चीज, बच्चे को संस्कार भी दें। ऐसा माता पिता से, बच्चों के गुरुजनों से, बच्चों के सहपाठियों से ये रहता है कि जैसा जैसा वो आचरण करते हैं बच्चा उसको गीली मिट्टी की तरह उसमें उकेर लेता है अपने बाल मन में। इसलिए हम उनको जो है बहुत व्यस्त रहने के बावजूद अपने बच्चों पर ध्यान दें। और आजकल ये देखा जा रहा है कि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान कम दे रहे हैं, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, परिस्थिति बस अगर कोई चीज ऐसी है कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन हम जानबूझ के अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ये हमें निर्णय करना है कि हमें फूलों से सजा बगीचा देखना है या झाड़ झंखाल देखना है। बगीचा कब आएगा? जब हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देंगे, उनका वातावरण अच्छा तैयार करेंगे, उनका पढ़ाई में उनसे होमवर्क पूछेंगे, टीचर ने क्या पढ़ाया वो देखेंगे। इसी ग्रामीण परिवेश में इसका बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत बड़ी चीज है सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है, चाहे शहर हो चाहे देहात हो। होता क्या है, माँ बाप भी फोन में लगे रहते हैं जहां पर सुविधा है, भाई बहन भी फोन में लगे हैं तो देख के बच्चा भी फोन में लग जाता है। फोन का बहुत अच्छा यूज भी है और थोड़ा बहुत मिस यूज भी है। तो बच्चे को हमें उसका यूज सिखाना है। अब गूगल के माध्यम से हम कोई कठिन प्रश्न है उनके उत्तर जान सकते हैं। यूट्यूब में ऐसी चीजें पढ़ाई की पड़ी हुई हैं जिनसे हम उनसे देखकर अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए पढ़ाई में हमें आगे बढ़ना है और अच्छी पुस्तकों को भी हम अपने जीवन में समावेशित करें। ऐसा हमें चाहिए। ग्रामीण परिवेश में बहुत सी चीजें नहीं होती हैं घूमने घामने के लिए, इसलिए बच्चों को जो खाली समय है उनका उसमें अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करना चाहिए। हम अपनी पाठ्य पुस्तकें पढ़ें, अपने भाई बहनों की जो पुस्तकों में कहानियां हैं उनको पढ़ सकते हैं और अपने जीवन मूल्यों को बनाने के लिए हमें नैतिक शिक्षा के लिए नैतिक मूल्यों का उनकी पढ़ाई भी करनी है। इसलिए अच्छी पुस्तकों का हम जरूर अपने जीवन में समावेश करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग बर्थडे में जो गिफ्ट देते हैं तो महंगे गिफ्ट न देकर अच्छी पुस्तकें उन बच्चों को भेंट की जाए जिससे वो उन पुस्तकों को पढ़ें और उसका सदुपयोग कर सके, अपने जीवन में उतार सके। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे माता पिता शिक्षक के द्वारा बच्चे में दी जा सकती है, वो है संस्कार। बच्चों में संस्कार का बीजारोपण हमें जरूर करना चाहिए। अगर संस्कार बन जाएंगे बच्चे के तो फिर हमें कुछ समय के बाद बच्चों के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका जीवन जो है बहुत अच्छा होता चला जाएगा। इसलिए ये कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य माता पिता का है और दूसरा कर्तव्य शिक्षक का है। इसके बाद समाज का भी ये कर्तव्य है कि हमें बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। एक चीज और हमें जो लग रही आवश्यक है कि हमें अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना चाहिए। हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में, देश स्तर पर ऐसी ऐसी छोटी धरोहरें जो हैं जो बहुत महत्व की हैं। जैसे छुट्टियां हुई हैं, हम अपने बच्चों को वहां पर ले जा सकते हैं, उनका महत्व बता सकते हैं। कानपुर देहात में ऐसी एक जगह है भीतर गांव, वहां पर एक अद्भुत मंदिर है। जब हमारे यहाँ मानसून आता है, इसके एक सप्ताह पहले उस मंदिर में अपने आप बूंदें टपकती हैं। ऐसी विश्व की महत्वपूर्ण धरोहर हर क्षेत्र में, हर जनपद में, हर गांव के आसपास कहीं ना कहीं है। हमें बच्चों को उनसे परिचित जरूर कराना चाहिए, उनकी तरफ उनका रुझान बनाना चाहिए। और ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा छोटा है हम उसको कहानियां सुना रहे हैं। देखिए, गांव में कहानी सुनाने का प्रचलन आज भी है। शहर एडवांस हो गए हैं लेकिन गांव में बच्चे कहानी सुनते हैं, मोहल्ले में बैठ के सुनते हैं, अलाव में सुनते हैं, लेटे हुए सुनते हैं,
चलते हुए सुनते हैं, मक्का के खेत में जब रखवाली करते हैं तब सुनते हैं। जगह जगह उनको समय ऐसा मिलता है कि जब हमें ऐसी चर्चा करने का सुअवसर मिलता है, तो ऐसे में बच्चों को इन सब चीज़ों से परिचित कराना चाहिए। उसको सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नैतिक शिक्षा, ये सब बहुत आवश्यक है, जो बच्चे को आगे जाने के लिए बहुत काम है। जी। सर लेकिन एक चीज़ बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बहुत अभाव है और गार्जियन भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हम प्योर गाँव की बात करें, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ, तो गाँव में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि गार्जियन भी बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके हुँ, लिए आपको क्या लगता है, शिक्षा का महत्व है गाँव में कि लोग पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं बच्चों को? क्या लग रहा है आपको बिल्कुल शिक्षा का सही है। महत्व? होता क्या है, क्योंकि गार्जियन पढ़ा लिखा अगर नहीं है, तो वो देखता है बच्चा अगर मेरा आज स्कूल ना जा करके आज मेरे साथ खेत में जाएगा, तो 300 रुपए का लेबर जो हमें करना है, वो बचेगा हमारा 300 रुपया, और स्कूल जाके क्या कर लेगा, क्योंकि भविष्य में भी वो अपने बच्चे को वही कराना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हो, चाहे खेती किसानी कर रहे हो। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना बहुत जरूरी है। कैसे इसका इफेक्ट मिलेगा ग्रामीण परिवेश में? हमने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो इसका सबसे पहला लाभ ग्रामीण परिवेश के लोगों को ही मिलना है, उसके पड़ोसियों को मिलना है, उसके अपने गांव के लोगों को मिलना है। क्योंकि जब वो डॉक्टर बनेगा, अगर वो बाहर भी है, तो जब घर आएगा तब लोग मरीजों को देख सकता है, या आगे चल के वो हॉस्पिटल बनाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसका हमें कितना बड़ा लाभ मिलेगा। वो देश की सेवा भी करेगा, अर्थव्यवस्था भी ठीक करेगा, देश और समाज का विकास भी करेगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देना बहुत आवश्यक है। हालांकि सरकार पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो अत्यंत सराहनीय है। इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परिणाम अभी भी अपर्याप्त है। उतना परिणाम नहीं मिल रहा है, उतने डॉक्टर्स नहीं निकल रहे हैं। हालांकि आपकी संस्थान ने जो प्रयास किया है बच्चों को, और नीट के माध्यम से जो आप उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ग्रामीण बच्चों के लिए ये बहुत बूस्टअप कर रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, नीट के माध्यम से जैसे जो सीबीएसई सिलेबस पर आधारित होती है, तो हमारा यूपी बोर्ड का विद्यार्थी इसमें कहीं न कहीं संकोच करता है, पिछड़ जाता है, समझ नहीं पाता है, उसे कहीं न कहीं दिक्कत होती है। तो मेरा सरकार से ये आग्रह रहेगा, और आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप इसे ऊपर तक पहुँचावें कि पूरा समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सीबीएसई पर आधारित ना होकर के या तो यूपी बोर्ड पर आधारित हो जाए, अन्यथा एक ही पाठ्यक्रम रहे, उसी पर आधारित हो नीट। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। हर गांव में जब बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो स्वतः शिक्षित वातावरण उत्पन्न होगा। डॉक्टर बनेंगे तो उनको देख के और कई बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर निकलेंगे तो उनको देख के और इंजीनियर निकलेंगे। होता क्या है, गांव में एक दूसरे का अनुकरण कुछ ज्यादा करते हैं शहर से। शहर में तो एक दूसरे से मतलब रखते नहीं है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में हमारा गांव हमारा परिवार की तरह होता है। इसलिए हमें वहां पर शिक्षित वातावरण उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। और संस्थान, कोचिंग और शिक्षक इसमें बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए जो 1986 में नई शिक्षा नीति बनी थी और सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, उसका काफी असर इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमें और भी ज्यादा ध्यान देने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जिससे ग्रामीण परिवेश में बच्चे आगे बढ़ सकें और इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे। लोगों ने शिक्षा का महत्व करना तो स्वीकार कर दिया है, क्योंकि आप देखिए ग्रामीण परिवेश से भी आईएएस निकलते हैं, पीसीएस निकलते हैं। अभी हमारे यहाँ कानपुर देहात में एक लड़की ने आईएफएस में टॉप किया था पिछले 2-3 वर्षों को पहले। तो ग्रामीण परिवेश भी अब जागरूक हो रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षित लोगों की जीवन शैली जो है, वो शिक्षा के लाभ में बहुत ज्यादा है। उनकी जीवन शैली में थोड़ा सा अंतर होता है। शिक्षित व्यक्ति अगर हल भी चलाएगा तो उसे अलग तरह से चलाएगा, वो अगर दूसरा काम करेगा तो बिना पढ़े लोगों, लिखे लोगों से कुछ हट के करे। इसलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है।
बहुत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर बच्चे की शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना शुरू किया तो उनकी जीवन शैली बदलने लगी, उनके बोलने का ढंग बदल गया, उनके रहने का ढंग बदल गया, कपड़े पहनने का ढंग बदल गया, खाने पीने का ढंग बदल गया, सफाई और स्वच्छता का ढंग बदल गया, जिसको देखकर उनके माँ बाप खुश होते हैं कि नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसी का अनुकरण करके वो दूसरों बच्चों को भी अब उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो अब ये शहरों में जो बच्चे चले जाते हैं या गार्जियन चले जाते हैं, ये जो पलायन का चल रहा है, उससे शिक्षा में जी, कोई फर्क पड़ता है क्या? पलायन का प्रभाव क्या है? कि पलायन का प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है कि बच्चे होड़ में गांव से शहर आ जाते हैं और गांव में जो हिंदी भाषी व्यवस्था है और शहर में थोड़ी सी अंग्रेजी व्यवस्था ज्यादा है, तो बच्चे सरवाइव करने में उन्हें समय लगता है और ऐसी व्यवस्था में वो थोड़े से पिछड़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान देना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। और पलायन में थोड़ा अर्थव्यवस्था से भी बच्चे, ग्रामीण बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग वगैरह बहुत महंगी हैं। हालांकि आपकी संस्थाएं तो बहुत प्रयास कर रही है, बच्चों को काफी छूट वूट भी दे रही है। तो पलायन रोकने के लिए यही है कि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाए, व्यवस्थाएं अच्छी की जाए, शिक्षकों की नियुक्ति भी अच्छे से की जाए और वहां पर सारे काम सुचारू रूप से चल सकें, जिससे वहां भी कीचड़ में कमल खिले और हमारे ग्रामीण प्रदेश का बच्चा भी आगे जाकर सरकारी नौकरियों में और बड़ी बड़ी नौकरियों में अच्छे स्थान से आ सके। पलायन के लिए एक चीज और है कि हम शहरी व्यवस्था को ज्यादा पसंद करने लगे, जबकि देखिए वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है शहरी क्षेत्रों में कुछ ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इसका प्रभाव कम है। हमारे गांव इससे सुरक्षित हैं। इसलिए अब लोगों ने थोड़ा सा बदलना प्रारंभ कर दिया है कि गांव की तरफ रहें। अगर वहां पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो बच्चे जल्दी पलायन ना करने की सोचेंगे, जल्दी बाहर नहीं जाएंगे। पलायन के लिए बहुत ज़्यादा ये भी बात है कि उच्च शिक्षण संस्थान देहातों में उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चा मजबूरी में गांव से शहर की ओर पलायन करता है। जी। आपको क्या लगता है कि इसमें सनशाइन एजुकेशन को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चे गांव में बैठ कर के ये क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके? आपके क्या अपने विचार होंगे कि हम लोग क्या करें कि गांव के बच्चों को भी हम वो एजुकेशन दे सके जो शहर के बच्चों को मिल पा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जो पहले टेस्ट सीरीज वगैरह आप चला रहे थे ग्रामीण बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कास्ट चला रहे थे, वो बहुत अप्रिशिएट किया बच्चों ने, टीचरों ने, स्कूल वालों ने। अब सीधे सीधे जोड़ने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपकी जो फैकल्टी है, विद्वान फैकल्टी है, वो थोड़ा भी समय माह में 1 बार या माह में 2 बार हमारे ग्रामीण बच्चों को देने लगें, तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि उनको रास्ता दिखाने की जरूरत रहती है। कैप्चर जल्दी करते हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। इसलिए सनशाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार आप जैसे लोगों को ले और ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़े क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सौंपे, जिससे आप, आपकी फैकल्टी, जो विद्वान फैकल्टी है आपकी, मैंने आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह देखी है, तो बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और सनशाइन में जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों, अच्छे बच्चों को, योग्य बच्चों को, जो अच्छे रैंकिंग में आते हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। सर, जैसे अभी हमने देखा कि गांव में काफी बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं और हम लोगों ने अब काफी एग्जाम बैंकिंग के लिए हो या गवर्नमेंट जॉब एसएससी वगैरह के लिए हो, वहाँ भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो उसके लिए भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की है, हमने ऑनलाइन लाइव क्लास भी शुरू की है कि बच्चे अपने घर में मोबाइल के माध्यम से, हमारे जो बॉम्बे में फैकल्टी बैठे हैं, जो जहाँ भी बैठे हुए हैं टर्नेट फैकल्टी, वो लोग क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन और बच्चे घर में बैठ करके पढ़ सकते हैं और घर में बैठकर मोबाइल ऐप के जरिए हमारे टेस्ट दे सकते हैं और पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी उनको कठिन सवाल लगते हैं उनको वो रियल टाइम पे ही टीचर से पूछ करके सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए या बैंकिंग के लिए जो हमने प्रयास किया, इसमें हमें और क्या करना चाहिए? और गाँव के बच्चे क्या चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या मदद और की जा सकती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? जी, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद है कि आपने जो ये प्रयास चालू किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। ये आप देखिए अंधेरे में दिया की रोशनी है, इसलिए कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही है इस कोरोना काल में, लेकिन आपके माध्यम से, आपके संयंत्रों का प्रयोग करके, आपके ऑफ़िस का प्रयोग करके, जो आपने देहात में एक मुहिम चलाई है, ये बहुत अनुकरणीय, प्रशंसनीय है। इसमें ये देखिए, अभी जो जैसे मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, ये हर बच्चे के पास उपलब्ध नहीं है गाँव में। लेकिन हमने देखा है बच्चे ग्रुप बनाकर, एक मोबाइल फ़ोन से 8-8 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इससे बहुत अच्छा भविष्य बनेगा बच्चों का। और हमने ये भी देखा है कि आपने जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं, बच्चों से प्रश्न सॉल्व करने के लिए देते हैं इस पर, मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन दे रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। क्योंकि पढ़ाई 20 मिनट, 30 मिनट की जो भी पढ़ाई है, इसको करने के बाद फिर बच्चा भूल जाएगा, क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था। लेकिन उसी टॉपिक पर जो आपके क्वेश्चनार हैं, जो प्रश्नावली है आपकी, उसको हल करने के लिए बच्चे घंटों माथापच्ची करते हैं। वो देखते हैं अच्छा सर ने क्या बताया था और अब उसी पर आधारित ये प्रश्न है, तो उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी दिशा में जाती है। इससे उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी लाभ मिलेगा और उनके एकेडमिक करियर में भी बहुत लाभ मिलेगा और उनके जीवन में भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, एयर फोर्स का हो या इस तरह के समूह गा के कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर्स के एग्ज़ाम है, बीटीसी है, बीएड है, सारे में जो जैसे जीके जीके पढ़ाया गया। अब ये नहीं है कि जीके इसमें नहीं आएगा, लेकिन जीके हमें हर एग्ज़ाम में काम करेगा। जो मैथमेटिकल पोर्शन है, ये नहीं कि दूसरे एग्ज़ाम में मैथमेटिकल पोर्शन नहीं आ रहा है। अरे वो तो हमें बेस तैयार करना है। जब हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स से थोड़ा-थोड़ा हर सब्जेक्ट तैयार करना होता है, क्योंकि उस नॉलेज के बिना हम वो पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए इसका तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। इससे बहुत बड़ी रास्ता खुलने वाली है। आप यकीन रखिए जो आने वाले समय में एग्ज़ाम होंगे, उसमें आपके द्वारा जो आपके छात्र हैं, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी संख्या में चयनित होंगे। एक नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये आपने जो हथियार उठा लिया है, जो वेपन उठा लिया है, जो एजुकेशन का आपने बीड़ा उठा लिया है, ये आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़रूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ लें हम सब, कभी न पूरी होती शिक्षा। ये तो जीवन भर चलने वाला एक ऐसा मार्ग है, जिस पर हम सभी को चलना चाहिए। जी। अच्छा, गाँव में ये सकारात्मक सोच के बारे में या कुछ बेसिक दर्शन क्या है? किस तरफ हमें गाँव का माहौल कैसा है? जीवन दर्शन क्या है गाँव का? बेसिक मूल सकारात्मक सोच के बारे में कुछ बताएँगे? गाँव में कैसा है, क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कुछ बात करेंगे आप? बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सकारात्मक सोच तो जीवन के हर कदम पर बहुत उपयोगी है। देखिए, 2 तरह की सोच है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर की दवा ली उसने और नकारात्मक सोच रखता है कि अरे इस डॉक्टर की दवा में फ़ायदा नहीं करेगी या ये डॉक्टर इतना योग्य नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो जल्दी ठीक नहीं होने वाला है। ऐसा ही विद्यार्थी के जीवन में होता है कि हमें हर चीज़ में सकारात्मक सोच अवश्य रखनी चाहिए। नहीं, हम आईएएस कंप्लीट करेंगे, हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे, अच्छी रैंकिंग लाएँगे, हम सिलेक्शन होगा, हम एयर फ़ोर्स में चुने जाएँगे, हम दौड़ में भाग लेंगे और हम इतनी दौड़ अच्छे से पूरी करेंगे। ये सकारात्मक सोच, भगवान बुद्ध ने भी कहा था सकारात्मक सोच के बारे में कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमारा सकारात्मक सोच हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रखता है और ग्रामीण परिवेश में तो सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े संसाधन नहीं है। अगर बच्चा, किसान का बच्चा अच्छी नौकरी में ना पाए, सकारात्मक सोच नहीं है, नकारात्मक सोच है और एग्ज़ाम देता रहा, नहीं आ पाया, तो अब उसके लिए क्या है? शहर की तरह उसके पिताजी दुकान तो करते नहीं है, फैक्ट्री तो रखते नहीं है,
बड़े बड़े मिल तो चल नहीं रहे उनके, बड़े बड़े उद्योग धंधे तो रख नहीं रहे हैं, व्यापार बहुत बड़ा है नहीं उनका, तो अंत में वो क्या करेंगे? किसानी करेंगे। यहाँ तो फिर भी ये बच्चे बिजनेस में एडजस्ट हो जाएंगे। इसी सकारात्मक सोच हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और उससे, ऐसी सुव्यवस्थित सोच से हम बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, और खुद में अच्छे व्यक्तित्व के बड़े आदमी बन सकते हैं, महामानव बन सकते हैं। दिन भर जो है हम काम करते हैं, सोचते हैं, और उस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए हमें सकारात्मक सोच की महती आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच के द्वारा हमें ऐसा लगता है कि हम, मस्तिष्क में जो हमारे विचार आते हैं वो भी सकारात्मक आएंगे। जब हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारे मस्तिष्क में विचार नकारात्मक ही होंगे। नकारात्मक होंगे तो हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता हमारी संदिग्ध रहती है। और सकारात्मक सोच में, संसाधन के अभाव में भी अगर हमारा मनोबल अच्छा है, सकारात्मक सोच है, तो हम उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मस्तिष्क में विचार और विचारों का आवागमन हमारी अंतर्क्रिया के द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसे जो हम सोच रहे हैं उसी ओर हमारे कदम भी बढ़ते हैं। जब हमारे कदम बढ़ेंगे तो उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। भाई, मानवीय चेतना भी कई परतों का एक परिमंडल होता है, परत दर परत, परत दर परत। इसलिए हमें विचार सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। अगर विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में भर जाएंगे। जैसे खेती, कोई जमीन है, फील्ड है, अगर हम उसमें उसको जोतेंगे नहीं, बीज नहीं बोएंगे, तो उसमें क्या खरपतवार निकलेगा? यही हमारे दिमाग का हाल है। अगर हम दिमाग में सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, अच्छी सोच नहीं रखेंगे, तो हमारा दिमाग में कूड़ा करकट का भंडार बन जाएगा, नकारात्मक सोच का भंडार बन जाएगा। इसलिए मेरा ये विचार है कि जरूर सकारात्मक सोचना चाहिए। व्यक्ति के विचारों का 2 स्तर होता है और 2 तरीकों से जाना जाता है। जैसा बोलता है व्यक्ति और जैसा लिखता है वो वैसा ही बन जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि व्यक्ति की डायरी पढ़ लीजिए। डायरी पढ़ने में क्या होता है, उसके विचारों का पता चल जाता है, ये क्या सोच रहा है, इसकी थिंकिंग क्या है, इसकी अपनी गुप्त राय क्या है, इसके निजी विचार क्या हैं, इसके जीवन में कौन कौन से लोग आए हैं, किन किन व्यक्तियों के बारे में ये कैसी धारणा रखता है। तो व्यक्ति जैसा लिखता है और जैसा सोचता है, और एक बात हम अपने मन से कहेंगे, जैसा बोलता है, व्यक्ति वैसा ही बनने के रास्ते पर अग्रसर होता है। इसलिए सोच हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। सामान्य बातें भले ही बातचीत कर लें, लेकिन विशेष बातें तब तक नहीं आएंगी जब तक उस विषय की अच्छी जानकारी नहीं होगी। और सकारात्मक सोच के बारे में हम उस ओर अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, अच्छा सोचने का प्रयास करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन्नति प्रदान करती है, और नकारात्मक सोच हमें जीवन में नकारात्मक बातें देती है। ऐसा ही महर्षि अरविंद बहुत बड़े विचारक थे, और ये ICS के एग्जाम में टॉपर थे, महर्षि अरविंद। तो महर्षि अरविंद का ही सोचना था, जब उन्होंने सावित्री महाकाव्य की रचना की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सकारात्मक सोच के जरिए जो मैंने सोचा वो इस ग्रंथ में समावेश किया है। और उस ग्रंथ का आज भी विदेशों तक में उसकी रचनाएं अग्रिम एडवांस बुकिंग होती है, जो पांडिचेरी के इनके कार्यालय में छप रही हैं, वो पहले से बुकिंग की जाती तब मिलती है। तो वो सकारात्मक सोच के द्वारा महर्षि अरविंद ने इतना अच्छा ग्रंथ रचा। और यही बात रामचरितमानस में भी है कि तुलसीदास जी समकालीन तो नहीं थे रामचंद्र जी के, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। वो कैसे लिखा कि वो ध्यान के द्वारा, सकारात्मक सोच के द्वारा, उन्होंने योग मुद्रा के द्वारा जो जैसा उन्होंने अनुभव किया वो उन्होंने लिखा। और युग दृष्टा कहलाए, सूक्ष्म दृष्टि को बड़े व्यापक दृष्टिकोण से उन्होंने देखा और समाज को एक नई दिशा दी। ये सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि वो समाज में इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी विचार, इतने अच्छे वैज्ञानिक तथ्य दे पाए। और मैं कहता हूं कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी सकारात्मक सोच के जरिए ही उत्तरोत्तर नए विचार हासिल करते हैं और समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। सर, इस पे जी अभी आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कह रहे थे कि ग्रामीण परिवेश में स्वामी जी विवेकानंद के मूलभूत जो सिद्धांत है उनका कैसे प्रयोग करें, इस बारे में आप कुछ जी बताना जी चाह रहे हैं? जी जी जी
एक बार एक तथ्य है, स्वामी विवेकानंद जी मिशिगन यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां उनको लोगों ने घेर लिया उनकी वेशभूषा देखकर कि स्वामी जी आप भारत से आए हैं और आप लंगोटी लगाए हुए हैं, आपके भारत में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कैसे आप बच्चों को रास्ता दिखाएंगे, क्या यही लंगोटी उन बच्चों को लगवा देंगे जैसा आपने वेशभूषा धारण किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग शंकालु हैं और निराशावादी हैं, क्योंकि आप मेरी वेशभूषा देखकर शंका कर रहे हैं, और निराशा इसलिए कि आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आगे बढ़ेंगे, हम लोग लंगोटी लगा के भी आगे हिमालय की चोटी पर चढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए आज की सदी आपकी है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और आज स्वामी विवेकानंद का कथन बिल्कुल सही है, 21वीं सदी भारत की है। विवेकानंद जी ने युवाओं को एक नई रास्ता दिखाई, और भारत में आज 65% आबादी युवाओं की है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है, जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा उपयोगी है। हालांकि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का भारी भरकम योगदान है, जो विवेकानंद के द्वारा, उनके बुनियादी ढांचे के द्वारा विकासशील है। देश में 10 से 15 वर्षों की अनुमानित अवधि में हमें जो जीडीपी प्राप्त होने वाली है, हालांकि ये जो महामारी चल रही है इससे सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट होंगी, लेकिन फिर भी हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होंगे, ऐसा स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। अगर हमें देश का विकास करना है, भारत देश को उच्च स्थान पर ले जाना है, पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, तो हमें भारत के गांवों का विकास करना होगा। गांवों में रहने वालों की तरक्की करानी होगी, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी होगी, अच्छी शिक्षा देनी होगी। बिना गांवों का विकास किए, बिना गांवों में सार्थक मुद्दों को फैलाए, बिना गांवों में सकारात्मक सोच को फैलाए, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में कहा था कि मुझे अपने धर्म पर गर्व है, दुनिया को सहजता और सार्वभौमिकता स्वीकार ये भी शिक्षा के द्वारा ही होगा कार्य। इसलिए हमें शिक्षा देने के लिए बहुत उपाय करने चाहिए और युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस आज के परिप्रेक्ष्य में हमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को मानकर, उनके बातों का अनुपालन करके हमें उस ओर अग्रसर होना चाहिए, और हमें नौनिहालों को उनकी शिक्षाओं को बताना चाहिए और उन्हें ज्ञान देना चाहिए, जिससे ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे जरूर सफलता हासिल करेंगे और इनका भविष्य उज्जवल होगा। जी, हमने सर इसमें सनशाइन एजुकेशन के मोबाइल एप्लीकेशन में और वेबसाइट में हमने काफ़ी कुछ ई बुक्स भी दी हुई हैं बच्चों के लिए, और हमने काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए या बैंक जॉब के लिए और मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी के लिए जो भी है, वो हमने फ्री में अवेलेबल किए हुए हैं बच्चों के लिए। और हमने काफ़ी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी फ्री अवेलेबल की हैं, जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम गाँव के बच्चों को इंक्लूड कर सकें और गाँव के बच्चों को भी हम वो सारी फैसिलिटी दे सकें, जो कि शहर के बच्चों को मिलती है। हम काफ़ी सारे जो टीचर्स हमारे आईआईटीएन्स हैं, आईआईएम क्वालिफाइड भी हैं, उनके हम जो भी उनके नोट्स हैं, जो उनकी तैयारी कंसेप्ट है, उनके द्वारा हम गाँव के बच्चों को वही एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम शहर के बच्चों को दे रहे हैं। तो अभी आपको और क्या लगता है, हमें और कुछ आप अगर सलाह दें, आप देखिएगा, अगर हमें ऑफलाइन भी अलग से भी आप हमें जो भी आपका एक सुझाव हो, वो हमें बताइएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से गाँव में जो भी हम बेहतर कर सकें, उन बच्चों को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हम सिर्फ पैसे कमाने की तरफ हम नहीं सोच रहे हैं। हमारे दिमाग में है गाँव के लोगों को ऊपर कैसे लाया जाए और गाँव के लोगों को ला करके इंटरनेशनल लेवल पर हमें पहुँचाना है। हमारी कोशिश यही है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें बराबर सुझाव देते रहें, और इस तरह के कार्यक्रम में हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया और हमें थोड़ा-सा गाइडेंस दिया कि कैसे करना चाहिए। और इस तरह के हम कई प्रोग्राम जो हमारे आगे भी होंगे, और कई जगहों पर हम आपको, अभी तो कोरोना का टाइम है, हम आपको बॉम्बे बुलाने के लिए नहीं कह सकते कि सर आप आ जाइए, लेकिन हाँ, भविष्य में हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप बॉम्बे भी आइए और हमारे बाकी जो जहाँ भी सेंटर्स होंगे या जहाँ भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हमें सहयोग करें, और जो भी आपका गाइडेंस होगा हम पूरी तरह से उसको मानेंगे। और बहुत अच्छा लगा सर आपके सुझावों का, और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें जुड़े हमारे साथ और हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू वेरी मच। सर, आपसे जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और आप जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हैं,
उसका तो मैं प्रशंसनीय हूँ। आगे क्षेत्र की जनता और देश विदेश में सारे बहुत से प्रशंसक बनेंगे। लेकिन एक चीज मुझे कहनी है कि ग्रामीण परिवेश का बच्चा, आप उसको एजुकेशन तो फ्री दे देते हैं, लेकिन कुछ और अगर आर्थिक मदद करें जिससे हम उसको शहर में रख के थोड़ा और उसकी एजुकेशन को ध्यान दिलवा सके। अगर आप इस तरह की मदद कर देंगे तो बच्चे जरूर आपकी आशानुकूल निकलेंगे और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, हम आपके सुझाव का पूरा ध्यान रखेंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। और बाकी भी आपके जो और भी सुझाव हों वो आप हमें गाइडेंस देते रहें, और हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े और हमको गाइडेंस देते रहें, और हम आगे समाज के भले के लिए कुछ करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।